गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, स्वागत है आज की क्लास में आपका। और हम पढ़ रहे हैं वियना कांग्रेस के बारे में। यहाँ पे वियना कांग्रेस ने विभिन्न देशों के लिए जो निर्धारित किया था, उसकी कार्यविधि में हमने पढ़ा कि कैसे उन्होंने वो पहले ही निर्णय ले लिया था कि किस देश के साथ किस क्षेत्र को मिलाया जाएगा। तो यहाँ पे केवल उसको अमली जामा पहनाने के लिए वो इकट्ठे हुए थे। तो शुरुआत में जो है उनके सामने बहुत सारी समस्याएं भी आई, और उन समस्याओं पे कैसे निजात पा करके आगे उन्होंने कैसे कार्य किए, ये आज के लेक्चर में हम चर्चा करेंगे। तो आज हम सबसे पहले ये बात करेंगे कि वियना कांग्रेस के सामने क्या क्या समस्याएं आई। वियना कांग्रेस के समस्याएं। स्टूडेंट्स, जैसा कि हम जानते ही हैं कि वियना में ये जो सम्मेलन हुआ था, ये नेपोलियन की गतिविधियों पे अंकुश लगाने के लिए, विभिन्न देशों की बढ़ती हुई शक्ति जो नेपोलियन के साथ है उन पे रोक लगाने के लिए, पोप का जो स्थान नष्ट हो गया था उसको जो है पुनः स्थापित करने के लिए, और विभिन्न देशों की सीमाओं का निर्धारण करने के लिए इकट्ठे हुए थे। तो शुरुआत में उनके सामने बहुत सारी समस्याएं आई, और उन समस्याओं पे उन्होंने कैसे जो है निजात पाया, उन समस्याओं का कैसे सामना किया, ये हमें देखना है। तो सबसे पहली जो समस्या थी वो थी वियना कांग्रेस की युद्ध में नेपोलियन के सहयोगियों को दंड। तो सबसे मुख्य समस्या वियना कांग्रेस के सामने ये थी कि कैसे जो जिन लोगों ने नेपोलियन का साथ दिया है, कैसे जो है उनको रोका जाए, उनकी शक्ति पे अब अंकुश कैसे लगाया जाए। क्योंकि नेपोलियन का साथ देने वाले जो देश थे, शक्ति और सत्ता में वो भी अब कम नहीं रह गए थे। वो भी शक्ति में, सत्ता में अब विभिन्न यूरोपीय देशों के मुकाबले काफी मजबूत हो गए थे और काफी सुरक्षित हो गए थे। तो उनकी गतिविधियों पे अंकुश लगाना इतना आसान नहीं था। नेपोलियन का साथ देने वाले जो है नेपोलियन की ही तरह क्रूर और अराजकता को फैलाने वाले हो गए थे। तो उनकी गतिविधियों पे कैसे अंकुश लगाया जाए, ये मुख्य समस्या वियना कांग्रेस के सामने सबसे पहली आई। क्योंकि उनके सहयोगियों पे अंकुश लगाए बिना वो अपनी गतिविधियों में, वो अपने कार्यों में कभी भी आगे नहीं बढ़ सकते थे, सफल नहीं हो सकते थे। यदि उनको कार्य करना था, अपनी गतिविधियों में यूरोप का पुनर्गठन करना था, तो उसके लिए नेपोलियन के सहयोगियों को दंड देना बहुत जरूरी था। तभी जो है कोई और राष्ट्र नेपोलियन के हित में खड़ा ना हो पाता, और जो है वियना कांग्रेस अपना कार्य भली भांति कर लेती। दूसरी जो मुख्य समस्या थी वो थी अनेक राज्यों के पुनर्गठन की समस्या। अनेक राज्यों के पुनर्गठन की समस्या। जैसे कि नेपोलियन ने युद्ध के द्वारा बेल्जियम, हॉलैंड, वारसा की डची, पोलैंड, स्पेन, इन देशों को जीत करके अपने राज्य का हिस्सा बनाया था। तो इनकी सीमाओं को भी उसने खंडित कर दिया था। उनके जो है टुकड़ों को एक दूसरे के हिस्से से निकाल करके उसने विभिन्न अलग क्षेत्रों का हिस्सा बना दिया था। तो उनके पुनर्गठन की समस्या, उनको पुनः स्थापित करने की समस्या जो थी, वियना कांग्रेस की मुख्य समस्या बन गई थी। क्योंकि उनके पुनर्गठन किए बिना यूरोप का पुनर्गठन करना जो है संभव नहीं था। और अब जो है वियना में जो ये सम्मेलन हुआ था, ये पूरे यूरोप के पुनर्गठन के लिए ही हुआ था। और जो क्षति नेपोलियन के द्वारा यूरोप को पहुंचाई गई थी, उस क्षति से मुक्ति पाने के लिए जो है ये सम्मेलन किया गया था। और इसीलिए जो है अनेक राज्यों के पुनर्गठन की जो समस्या थी, वो मुख्य समस्या वियना कांग्रेस के सामने थी। अगली जो समस्या थी वो थी चर्च की समस्या। चर्च की समस्या। तो यहाँ पे स्टूडेंट्स, जो सारी ही चीजें शुरू हुई थी वो फ्रांसीसी क्रांति से ही शुरू हुई थी, ये हम
भूल नहीं सकते हैं। 1789 में फ्रेंच रिवॉल्यूशन की शुरुआत के साथ ही सारी चीजें शुरू हो गई थी। उसमें जो है उससे पहले की यदि स्थिति हम देखें, थोड़ा सा बैक में अगर हम जाएं, तो चर्च के बारे में यदि हम देखें तो चर्च की असीमित शक्ति थी। जो मुख्य समस्या थी अब वियना कांग्रेस के सामने चर्च की समस्या थी, क्योंकि फ्रेंच रिवॉल्यूशन से पहले चर्च के पास अपनी भूमि होती थी और चर्च के पास उस भूमि से प्राप्त कर की जो वो कर प्राप्त करता था उसकी अतुल्य संपत्ति होती थी। तो चर्च जो है राज्य में ही स्वयं एक राज्य था। उसके अपने जो न्यायालय होते थे, अपने जो कानून होते थे, तो टाइथ कर भी वो लोगों से लेता था। तो बहुत सारे करों को इकट्ठा करने के कारण, बहुत सारी संपत्ति के मालिक होने के कारण चर्च के पास बहुमूल्य संपत्ति थी। तो यहाँ पे जैसे ही फ्रेंच रिवॉल्यूशन शुरू हुई, उसके विभिन्न चरणों में जो घटनाएं घटी, उसमें चर्च की जो संपत्ति थी उस पर पूर्ण रूप से राज्य का कब्जा हो गया और यहाँ पे चर्च को पूर्ण रूप से नष्ट कर दिया गया। पॉप को पूर्ण रूप से उसके जो है बंदी बना करके बंदी गृह में डाल दिया गया और यहाँ पे नेपोलियन के समय तक जो है पूर्ण रूप से उसकी सत्ता, उसकी शक्ति को जो है कुचल के रख दिया गया। तो अब वियना कांग्रेस के सामने ये मुख्य समस्या थी कि कैसे यूरोप में चर्च की पुनः स्थापना की जाए और उसकी पुनः स्थापना कैसे की जाए और पुनः स्थापना के साथ साथ उसके जो अधिकार हैं वो उसको कैसे दिलवाए जाए, क्योंकि यूरोप के जो ये प्रबुद्ध लोग जो वियना सम्मेलन में इकट्ठे हुए थे जानते थे कि बिना चर्च की हेल्प के, वो बिना चर्च की सहायता के वो अपने लक्ष्यों को प्राप्त नहीं कर सकते। अपने लक्ष्यों की प्राप्ति के लिए उनको ये जो है चर्च की सहायता की जरूरत है। तो चर्च को कैसे पुनर्स्थापित किया जाए, ये समस्या वियना कांग्रेस की मुख्य समस्या थी। अगली जो समस्या थी क्रांतिकारी विचारधारा को रोकने की समस्या। क्रांतिकारी विचारधारा को रोकने की समस्या। तो यहाँ पे जैसे कि हमें पता ही है, नेपोलियन को हम पढ़ गए थे तो उसमें हमने पढ़ा भी है कि कैसे क्रांति से ओतप्रोत जो विचार थे, क्रांति की जो भावनाएं थी वो भड़क गई थी। समानता, स्वतंत्रता, बंधुता के विचार जो है फ्रांसीसी लोगों में पूर्ण रूप से जो है भर गए थे। अब वो यहाँ पे राजतंत्र की समाप्ति चाहते थे और लोकतंत्र की स्थापना चाहते थे। तो यहाँ पे अकेले फ्रांस को ही नहीं अपितु पूरे यूरोप को फ्रेंच रिवॉल्यूशन के इन विचारों ने, क्रांतिकारी भावनाओं ने प्रभावित किया था। तो वियना कांग्रेस के जो मुख्य जो सर्वे सर्वा जो देश थे उनके सामने ये सबसे मुख्य समस्या ये रही कि कैसे उन क्रांतिकारी विचारों को दबाया जाए, लोगों में जो लोकतंत्र की भावना है उसको दबाया जाए और जो है राजतंत्र की पुनः स्थापना की जाए। क्योंकि हम ये भूल नहीं सकते कि जो मैटरनिख है वो एक प्रतिक्रियावादी व्यक्ति था और मैटरनिख जो है राजतंत्र का समर्थक था और लोकतंत्र का विरोधी था। वो चाहता था कि पुराना जो सिस्टम है, जो राजतंत्र है, वो स्थापित हो जाए, पुरातन राज्य व्यवस्था यहाँ पे स्थापित हो जाए और यहाँ पे जो लोकतंत्रात्मक प्रणाली है उसका अंत हो जाए। तो उसके अंत के लिए जो है क्रांतिकारी विचारों को, क्रांतिकारी भावनाओं को दबाना जरूरी था। तो ये जो मुख्य समस्या थी वियना कांग्रेस की सामने, काफी बड़ी समस्या जो है बन गई थी कि कैसे जो है क्रांतिकारी विचारों को वो रोके और कैसे जो है पुराने जो राजतंत्र है उसकी स्थापना यूरोप में वो करें। अगली जो मुख्य समस्या थी वो थी पोलैंड और सैक्सनी की समस्या। पोलैंड और सैक्सनी की समस्या। तो कांग्रेस के सामने पोलैंड और सैक्सनी की समस्या थी। 1812 में जार ने वायदा किया था कि जो डची का जो बंटवारा है वो ऑस्ट्रिया में और पोलैंड में बराबर रूप से किया जाएगा, लेकिन हुआ इसके विपरीत। ऑस्ट्रिया को वारसा की डची का जो एरिया है वो ज्यादा दिया गया
और पोलैंड को कम दिया गया, जिसके कारण से पोलैंड इसके विरुद्ध खड़ा हो गया और सैक्सनी के लिए भी यही समस्या थी कि सैक्सनी का जो क्षेत्र है वो किसे दिया जाए। तो यहाँ पे पोलैंड उस पर अपना आधिपत्य मानता था। तो इस प्रकार से वियना कांग्रेस के सामने मुख्य समस्याएं थी कि कैसे नेपोलियन के सहयोगियों को वो दंड दे, कैसे वो चर्च की शक्ति को दोबारा से कायम करें, कैसे फ्रांसीसी क्रांति के जो विचार है, समानता, स्वतंत्रता, बंधुता और जो लोकतंत्र के विचार हैं उनको दबा करके कैसे राजतंत्र को पुनः स्थापित किया जाए, कैसे पोलैंड और सैक्सनी की जो समस्या है उस पर काबू पाया जाए। तो इन विभिन्न समस्याओं के चलते जो वियना कांग्रेस ने अपने कार्यों को अंजाम दिया और इन समस्याओं पे निजात पाया। तो यहाँ पे आगे किस प्रकार से उसने अपने कार्यों को करना शुरू किया, किन किन देशों के लिए क्या क्या प्रावधान उन्होंने निर्धारित किए, क्या क्या योजनाएं बना करके उन्होंने अपने लक्ष्यों को पाया। तो यहाँ पे अब हम बात करते हैं विभिन्न देशों के संबंध में कांग्रेस की नीति या कांग्रेस के कार्य। तो यहाँ पे सबसे पहले हम देख लेते हैं कि यूरोप के मानचित्र को पुनर्गठित करने के लिए सबसे मुख्य भूमिका उन्होंने क्या निभाई, उन्होंने विभिन्न देशों के लिए क्या कार्य किए। सबसे पहले हम बात करते हैं फ्रांस के लिए। तो यहाँ पे फ्रांस के लिए उसने क्या कार्य किए, सबसे पहले जो फ्रांस के लिए उसने क्या कार्य किए, फ्रांस के संबंध में कार्य। तो यहाँ पे जैसे कि हमें पता ही है क्रांति काल के बाद जैसे ही नेपोलियन सत्ता में आया था 1799 में, उसके बाद से ही फ्रांस की शक्ति में असीमित वृद्धि हुई थी। तो फ्रांस की शक्ति काफी बढ़ गई थी और उस बढ़ी हुई शक्ति के कारण अब फ्रांस का पूरे यूरोप पे ही प्रभुत्व था। तो फ्रांस की शक्ति को कैसे कुचला जाए, उसकी शक्ति पे कैसे अंकुश लगाया जाए, ये जो है वियना कांग्रेस को करना था। उसके लिए जो है उसने फ्रांस पे युद्ध की क्षतिपूर्ति के रूप में 70 लाख पाउंड फ्रैंक का जो जुर्माना लगाया था, जो उसको 5 साल में ही देना था, वो निर्धारित कर दिया। यहाँ पे इनकी सेना की संख्या जो है वो सीमित कर दी गई और इनसे विभिन्न प्रदेश छीन लिए गए और इसका जो एरिया था उतना ही निर्धारित किया गया जितना कि क्रांति काल से पहले था। यहाँ पे यानी कि नेपोलियन का सत्ता में आने से पहले जो एरिया था फ्रांस का, जो क्षेत्र था, उतना ही क्षेत्र रख दिया गया और बाकी का जो क्षेत्र था उससे छीन लिया गया। तो ये फ्रांस के संबंध में इन्होंने किया। नेपोलियन विरोधी जो है गतिविधियों को अंजाम देने के लिए नेपोलियन के समय में जो शक्ति का जो उत्थान था, जो एक उबाल था, उसको शांत करने के लिए फ्रांस के संबंध में ये निर्णय लिया गया। दूसरा था बेल्जियम के संबंध में निर्णय। बेल्जियम के संबंध में तो यहाँ पे बेल्जियम के लिए यहाँ पे मुख्य निर्णय लिया गया, क्योंकि यहाँ पे वियना कांग्रेस का मुख्य कार्य केवल फ्रांस की शक्ति पे अंकुश लगाना ही नहीं था, अपितु विभिन्न देशों की राजनीति को स्थिरता प्रदान करना था, पुराने राजवंशों की पुनः यहाँ पे स्थापना करना था। जैसे कि फ्रांस में भी यहाँ पे लुई 18वें बुर्बो वंश के नए शासक को यहाँ पे राजा बना करके उन्होंने राजतंत्र की शुरुआत की। तो यहाँ पे बेल्जियम के संबंध में भी उन्होंने निर्णय लिया विभिन्न देशों की राजनीति को स्थिरता प्रदान करने के लिए। जैसे कि उसको ऑस्ट्रिया से उसको अलग कर दिया गया बेल्जियम को, और ये इसीलिए किया गया था ताकि फ्रांस में युद्ध विरोधी गतिविधियां जारी रहें। जैसे कि फ्रांस दोबारा से अपने आप को शक्तिशाली न बना पाए और अपने आप को शक्तिशाली बना के विभिन्न देशों में वो अराजकता का, अशांति का जो माहौल है उसको वो कायम ना कर पाए। तो इसके लिए उसके ऊपर जो है सैनिक दबाव होना जरूरी था, जिसके कारण से बेल्जियम को ऑस्ट्रिया से अलग कर दिया गया और यहाँ पे एक अच्छे सैनिक केंद्र के रूप में उसकी स्थापना कर दी गई ताकि वो फ्रांस की सैनिक शक्ति पे अंकुश लगा करके रखें। इसके बाद है जर्मनी के लिए कार्य। तो यहाँ पे नेपोलियन के उत्कर्ष के बाद जर्मनी में लगभग 100 राज्य थे उस समय पे। उससे पहले जैसे कि हमें पता है कि पवित्र रोमन संघ के नाम से 300 से भी अधिक राज्य थे। तो यहाँ पे नेपोलियन ने क्या किया कि इसमें ढीला सा एक राइन संघ बनाया। उसने 38-39 राज्यों का
तो उसकी सीमाएं निर्धारित की गई। और ये जो है जर्मनी के एकीकरण की शुरुआत के लिए एक पहला कदम यदि हम माने तो कोई गलत नहीं होगा। तो एक नया संघ बन गया था। प्रशिया को अनेक नए राज्य दे दिए गए थे और जो राइन संघ के जो प्रदेश थे वो भी जर्मन से अलग कर दिए गए थे। तो इस प्रकार से जर्मनी के लिए ये प्रावधान किया गया कि 300 राज्यों का जो संघ था पवित्र रोमन साम्राज्य, उसको तोड़ करके 38 राज्यों का या 39 राज्यों का एक राइन संघ बना दिया गया था। उसके बाद है ऑस्ट्रिया के संबंध में। ऑस्ट्रिया के संबंध में तो यहाँ पे ऑस्ट्रिया के संबंध में भी उन्होंने निर्णय लिया। ये उनके सामने काफी समस्या थी, जैसे कि ऑस्ट्रिया इच्छुक था कि वो बेल्जियम का जो प्रदेश है वो उसके अधीन रहे, लेकिन यहाँ पे बेल्जियम को एक सैनिक शक्ति के केंद्र के रूप में फ्रांस के ऊपर निगाह रखने के लिए, फ्रांस की गतिविधियों को दबाने के लिए उसको आजाद कर दिया गया था और ऑस्ट्रिया से अलग कर दिया गया था। तो यहाँ पे ऑस्ट्रिया की जो मांगे थी उसको पूरी करना भी यहाँ पे उनकी समस्या थी। तो वारसा की डची के कुछ एक प्रदेश इनको दे दिए गए और यहाँ पे वारसा की डची ही नहीं अपितु लोम्बार्डी, वेनेसिया और इटालियन कुछ एक क्षेत्र ऑस्ट्रिया को दे दिए जाए ताकि वो जो है विद्रोह न करे विभिन्न क्षेत्रों को लेकर के। आगे है प्रशा के संबंध में। प्रशा के लिए तो यहाँ पे वियना कांग्रेस में निर्णय लिया गया कि जो प्रशा है उसमें उसने नेपोलियन विरोधी युद्धों में भाग लिया है तो उसके क्षेत्रों में वृद्धि की जाए। उसके क्षेत्रों में वृद्धि के लिए लोम्बार्डी, वेनेशिया के विभिन्न क्षेत्रों को प्रशा में शामिल कर दिया गया और यहाँ पे जर्मनी के अनेक क्षेत्र भी उसको दे दिए गए। तो इस प्रकार से प्रशा का भौगोलिक महत्व काफी बढ़ गया। उसके बाद है इटली के लिए। यहाँ पे इटली के लिए निर्णय लिया गया। इटली के विभिन्न राज्यों को पुनः स्थापित कर दिया गया। नेपल्स, सिसिली के प्रदेश इटली में मिला दिए गए। पिंडमांट के राज्य को इटली के अधीन कर दिया गया। पिंडमांट के तहत रोमानिया को जो है शामिल कर दिया गया। तो इस प्रकार से इटली का पुनर्गठन किया गया और इटली के लिए काफी प्रदेशों को उसमें शामिल होना एक गौरवपूर्ण बात जो है इटली के लिए रही। अगला है पोलैंड के संबंध में। तो यहाँ पे पोलैंड को कई भागों में बांटने का निश्चय किया गया। इसको रूस, ऑस्ट्रिया, प्रशा इसके टुकड़े जो है विभिन्न देशों में बांट दिए गए और उसका अस्तित्व पूर्ण रूप से खत्म कर दिया गया। स्पेन के लिए स्पेन के संबंध में जो है निर्णय किया गया। यहाँ पे राजतंत्र की स्थापना की गई और राजतंत्र की स्थापना करके पुराने राजवंशों को पुनः यहाँ पे लागू किया गया। स्वीडन और नॉर्वे के लिए जो है फिनलैंड के प्रदेशों को लेकर उससे रूस में मिला दिया गया और जो वारसा की डची के कुछ एक क्षेत्रों को इनके साथ शामिल कर दिया गया। तो इस प्रकार से जो डेनमार्क ने नेपोलियन का साथ दिया था तो डेनमार्क को नेपोलियन के साथ देने के कारण दंड दिया गया और नॉर्वे का प्रदेश उससे छीन दिया गया। ब्रिटेन के लिए तो यहाँ पे ब्रिटेन के हितों का ध्यान रखा गया क्योंकि ब्रिटेन ने बहुत कोशिशें की थी नेपोलियन की गतिविधियों का विरोध करने के लिए। उसने जो है अपनी कोशिशों के चलते किसी देश की सहायता भी नहीं ली थी और सारे ही देश जो है उस समय ब्रिटेन से विमुख भी थे जिस समय नेपोलियन सत्ता में था। तो यहाँ पे ब्रिटेन के लिए काफी महत्वपूर्ण निर्णय लिए गए। उसको जो है मॉरिशस, माल्टा के फिनलैंड के प्रदेश दे दिए गए। उसके क्षेत्रों में वृद्धि की गई। यहाँ पे उसके सम्मान में भी वृद्धि हुई और सभी देशों के लिए ब्रिटेन का जो व्यापार था वो खोल दिया गया। अंतर्राष्ट्रीय व्यापार को यहाँ पे बढ़ावा दिया गया। उसके बाद है
रूस के संबंध में, रूस के लिए तो यहाँ पे वियना ने रूस के लिए भी काफी जो है लाभकारी कार्य किए। फिनलैंड का क्षेत्र और वारसा की डची को रूस के अधिकार में मान लिया गया और फिनलैंड का जो क्षेत्र था वो रूस को दे दिया गया और जो राइन का जो क्षेत्र था उसको भी रूस के अधीन मान लिया गया। इसके बाद हॉलैंड के संबंध में यहाँ पे फ्रांस की डायरेक्टरी ने हॉलैंड को पराजित करके वहां पे ऑरेंज वंश के शासन को समाप्त करके रिपब्लिकन पार्टी की स्थापना की थी। तो यहाँ पे पुनः ऑरेंज वंश की स्थापना कर दी गई, हॉलैंड का अस्तित्व पुनः स्वीकारा गया और यहाँ पे स्थापित जो लोकतंत्रात्मक विचार थे, जो भावनाएं थी, जो लोकतंत्रात्मक शासन स्थापित हुआ था नेपोलियन के समय में, उसको खत्म कर दिया गया और दोबारा से पुनः ऑरेंज वंश की हॉलैंड में स्थापना कर दी गई। और हॉलैंड में ऑरेंज वंश की स्थापना के साथ ही यहाँ पे जो है एक सैनिक गतिविधियों के केंद्र के रूप में हॉलैंड की शक्ति को बढ़ाया गया। तो इस प्रकार से जो है हमने आज बात की है विभिन्न देशों के लिए जो कार्य किए वियना कांग्रेस ने। वियना कांग्रेस में जो विभिन्न स्थितियां निर्धारित की विभिन्न देशों के लिए और जिससे यूरोप का पुनर्गठन हो चुका। तो फ्रांस के संबंध में जैसे कि उसने निर्णय लिया था नेपोलियन की गतिविधियों को दबाने के लिए ये निर्णय लिया गया था और इसकी शक्ति को कुचलने के लिए पुरानी जो लोकतंत्र की जो भावनाएं लोगों में थी, समानता, स्वतंत्रता, बंधुता, उसको दबा करके पुनः राजतंत्र की स्थापना फ्रांस में की गई और लुईस होल्मे के भाई को जो है यहाँ का राजा नियुक्त कर दिया गया। लुई 18वें को बुर्बो वंश का था और यहाँ पे राजतंत्र की पुनः स्थापना हो गई। इसके बाद बात की हमने बेल्जियम के संबंध में। बेल्जियम को ऑस्ट्रिया से अलग कर दिया गया और ये इसीलिए किया गया था ताकि राजनैतिक स्थिरता की स्थिति को प्राप्त किया जा सके और यहाँ पे जो है फ्रांस पे भी अंकुश लगाया जा सके, उसकी शक्ति को भी जो है एक सीमितता दी गई। यहाँ पे जर्मनी के लिए निर्णय किया गया। जैसे कि हमें पता है कि पहले वो 300 राज्यों का संघ था, पवित्र रोमन साम्राज्य कहलाता था। अब राइन संघ बन गया, 38-39 राज्यों के एक राइन संघ के रूप में उसकी स्थापना हुई। ऑस्ट्रिया के संबंध में निर्णय लिया गया। जैसे बेल्जियम को ऑस्ट्रिया से अलग कर दिया गया था तो ऑस्ट्रिया को वारसा की डची और भी जो है बहुत सारे प्रदेश ऑस्ट्रिया को दिए गए। प्रशा के लिए निर्णय लिया गया। इसमें इटली के लिए काफी महत्वपूर्ण निर्णय लिए गए, उसके प्रदेशों को इसमें मिला करके इसके सम्मान में वृद्धि की गई। पोलैंड के संबंध में निर्णय लिया गया। ये पोलैंड ने जो है नेपोलियन का पूर्ण रूपेण साथ दिया था। इसके विभिन्न प्रदेशों को रूस, ऑस्ट्रिया में मिला करके इसका जो है बिल्कुल ही अंत कर दिया गया, बिल्कुल इसको अस्तित्व ही इसका खत्म कर दिया गया। स्पेन के लिए निर्णय लिया गया। इसमें पुनः पुराने राजवंश की स्थापना की गई। स्वीडन और नॉर्वे के लिए निर्णय लिया गया। ब्रिटेन ने जो है महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी नेपोलियन के खिलाफ, तो यहाँ पे ब्रिटेन के लिए मुख्य निर्णय लिए गए। उसको मॉरिशस, फिनलैंड का जो एरिया था वो दे दिया गया और यहाँ पे इसके सम्मान में, इसकी शक्ति में भी काफी वृद्धि हुई। रूस के लिए निर्णय लिए गए और हॉलैंड के संबंध में निर्णय लिया गया। तो यहाँ पे इस प्रकार से विभिन्न देशों के लिए वियना कांग्रेस ने निर्णय लिए, विभिन्न देशों के संबंध में निर्णय लिए और विभिन्न समस्याओं का सामना जो है करते हुए वियना कांग्रेस ने अपने लक्ष्यों को पाया। तो ये जो है इन सब देशों के संबंध में विभिन्न नीतियों के चलते इन्होंने पूरे यूरोप में दास प्रथा के अंत कर दिया और यहाँ पे कोई भी देश जो है दासों को खरीद फरोख्त नहीं कर सकता था। दासों को खरीद फरोख्त पे पूर्णतः प्रतिबंध लगा दिया गया था और यहाँ पे एक और महत्वपूर्ण कार्य किया गया था कि जो अंतर्राष्ट्रीय व्यापार था, अंतर्राष्ट्रीय कानून था, उसको जो है लागू कर दिया गया, जिसके तहत व्यापारिक स्वतंत्रता प्रत्येक देश को दी गई। और यहाँ पे नेपोलियन के समय जैसी स्थिति उत्पन्न हो जाए, जैसे कि नेपोलियन के समय में महाद्वीपीय व्यवस्था नेपोलियन ने लागू की थी, जिसके तहत अंतर्राष्ट्रीय व्यापार पर उसने रोक लगाने की कोशिश की थी और अपना
एकाधिकार स्थापित करने की उसने कोशिश की थी, तो वैसा दोबारा स्थापित ना हो जाए तो उसके लिए अंतर्राष्ट्रीय कानून बनाए गए थे और वो कानून हर देश के लिए समान थे। उसमें सभी जो है अपने देश के व्यापारिक नीतियों को ध्यान में रखते हुए उन कानूनों के दायरे में रहते हुए व्यापार को प्रोत्साहन दे सकते थे, उद्योगों को प्रोत्साहन दे सकते थे। तो इस प्रकार से वियना कांग्रेस ने विभिन्न कार्य की और अपनी समस्याओं से उन्होंने निजात पाया। तो आज के लिए स्टूडेंट्स इतना काफ़ी है। आगे का जो टॉपिक है वो अगले लेक्चर में हम कवर करेंगे। ये आप इसको अच्छे से रीड करेंगे। कुछ भी समझ ना आए तो आप वो जो है कमेंट बॉक्स में कमेंट करके टाइप करके अपने जो डाउट्स हैं वो क्लियर कर सकते हैं। तो आज के लिए इतना काफ़ी है। थैंक यू।